वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं शाहीन एकेडमी मधुबनी का इवनिंग शो शाम 4:30। ठीक है। हम पढ़ते क्या हैं? हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। सब कुछ मिलेगा हमारे इस चैनल पर, ऑल थिंग्स एट वन प्लेस ओनली। सो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कमेंट करने का भी प्रयास कीजिए। ये एसएसटी के क्वेश्चन है, इसकी पूरी लिस्ट पीछे में मौजूद है हमारे प्लेलिस्ट पर, वहां से भी आप देख सकते हैं। सवाल है, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय, ये मुख्यालय लिखा हुआ है, मुख्यालय पढ़िएगा, मुख्यालय अवस्थित है, यानी कि वहां किस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। सासाराम एक छोटे से शहर का नाम है। भोजपुर जिला, नालंदा जिला, रोहतास जिला या कैमूर जिला। ये कसूर लिखा है, एक्चुअली में ये कैमूर है। ठीक है। भोजपुर, नालंदा, रोहतास या कैमूर, क्या जवाब होगा? भोजपुर के लिए ए टाइप करें, नालंदा के लिए बी टाइप करें, रोहतास के लिए सी टाइप करें और कैमूर के लिए टाइप करें डी। सही जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रोहतास, रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम में अवस्थित है। अगला सवाल ये, सबसे कम वर्षा का जिला कौन सा है? यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें वर्षा सबसे कम होती है? किशनगंज में, बक्सर में, पूर्णिया में या पश्चिम चंपारण में? हमारे बिहार में जो वर्षा होती है वो हर जिले में अलग अलग तरह से होती है, कहीं अधिक होती है, कहीं कम होती है। तो सबसे कम कहाँ होती है? किशनगंज के लिए एक टाइप करें, बक्सर के लिए बी टाइप करें, पूर्णिया के लिए सी टाइप करें और पश्चिम चंपारण के लिए टाइप करें डी। टाइप कर लिया आपने? सही जवाब ये रहा बक्सर। बक्सर जिला जो पटना से मुगल सराय की ओर जाने का जो रास्ता है उस बीच में पड़ता है बक्सर। अगला सवाल, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? शौक नहीं है, ध्यान रखिएगा, शोक। शोक का मतलब कि उसमें कुछ ऐसा हो जाए तो बिहार में शोक की लहर आ जाए, यानी कि तबाही आ जाए। ऐसी कौन सी नदी है? ये चारों नदियां जो है बिहार से गुजरती हैं, गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन उत्तर। लेकिन कौन सी नदी ऐसी है जिसके अंदर उफान आ जाने से तबाही मच जाती है? गंगा के लिए ए टाइप करें, गंडक के लिए बी टाइप करें, कोसी के लिए सी टाइप करें और पुनपुन के लिए टाइप करें डी। और सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कोसी। सही जवाब क्या है? कोसी। अगला सवाल ये रहा, बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? जी, हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं कोई 3 महीने में तैयार होती है, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में भी, और कोई ऐसी है जो साल भर में भी। जी, धान, धान यानी जिसे चावल निकलता है। चना, चना खाते हैं हम, चना। गन्ना, ईख कहते हैं जिससे जिससे गुड़ बनता है और चीनी भी बनती है। और बाजरा बहुत कम इसकी फसल लोग करते हैं, जबकि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। विज्ञान में कभी हमारे वीडियोस को देखिएगा, उसमें इसकी विशेषताएं हमने बताई हैं। धान के लिए ए, चना के लिए बी, गन्ना के लिए सी और बाजरा के लिए डी टाइप करें। टाइप कर दिया आपने? वेरी गुड। सही जवाब आपके सामने ये रहा, गन्ना, यानी कि ईख, सुगर केन कहते हैं इंग्लिश में। अगला सवाल आपके सामने, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, वन यानी जंगल। कोणधारी यानी ऐसे वन जिनके ऊपर नोक निकली रहती है, या पतझड़ या कटीले, कांटे वाले। कांटे वाले को ही कटीले कहा जाता है, कटील कहा जाता है। पतझड़ जिसमें पत्ते बहुत कम रहते हैं, झड़े हुए रहते हैं। कोणधारी ऐसे पेड़ जिनके ऊपर नोक बनी हुई रहती है। और सदाबहार बिहार है। बिहार है तो आप जानते हैं क्या है, जवाब में आप देख लेंगे। सदाबहार के लिए टाइप करें, बी के लिए कोणधारी, पतझड़ के लिए सी टाइप करें और कटील के लिए डी। और सही जवाब ये है, बिहार है सदाबहार, लेकिन पतझड़ वाले हैं। क्यों हैं पतझड़ वाले? बिहार तो सदाबहार है, पतझड़ वाले क्यों हैं? इसलिए हैं पतझड़ वाले क्योंकि यहाँ पत्ते झड़ कर हर साल नए पत्ते बनते हैं। अगला सवाल, बिहार की फसल सघनता कितनी है?
फसल की सघनता कितनी है? 1.06, 6.01, 0.06 या 2.06? 1.06 के लिए A टाइप करें। अगर आपका आंसर है B, यानी कि आप कह रहे हैं 6.01, अगर आप C टाइप करेंगे तो माना जाएगा कि आप कहना चाह रहे हैं 0.06, और अगर 2.06 कहना चाहते हैं तो D टाइप कर दीजिए। टाइप कर लिया आपने, सही जवाब ये रहा आपके सामने, D 2.06। अगला सवाल आपके सामने ये। बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? बहुफसली का मतलब होता है कि एक खेत में कई फसल हो, यानी धान भी हो जाए, गेहूं भी हो जाए, साथ में कुछ दलहन या तलहन भी हो जाए, उसे बहुफसली कहा जाता है। A 65.62, B 62.65, C 66.52, D 56.26। A 65.62, B 62.65, C 66.52, D 56.26। Write your answer। ये रहा इसका जवाब। बिहार में बहुफसलीय फसल 62.65% पाई जाती है। ये रहा अगला सवाल। इनमें कौन रबी की फसल है? इनमें कौन रबी की फसल है? जूट, गन्ना, जौ, मकई। जूट, गन्ना, जौ, मकई। अपना अपना आंसर लिखे। ये रहा इसका जवाब। जौ जो है वो रबी की फसल है। ये रहा अगला सवाल। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, यानी कि तरबूज को बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हाजीपुर, भागलपुर, कटिहार, बक्सर। हाजीपुर, भागलपुर, कटिहार, बक्सर। यानी कि सबसे ज़्यादा तरबूज कहाँ बनाए जाते हैं? हाजीपुर, भागलपुर, कटिहार, बक्सर। ये रहा इसका जवाब। तरबूज के उत्पादन के लिए भागलपुर प्रसिद्ध स्थान है। ये रहा अगला सवाल। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? बिहार में वर्षा यानी कि बारिश का सामान्य औसत क्या है, यानी कि एवरेज क्या है? 12 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। ये रहा इसका जवाब। ये जवाब गलत लिखा गया। इसका आंसर है 80 सेंटीमीटर। ये रहा अगला सवाल। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति यानी कि बिहार को जो देखने में किस प्रकार का वो लगता है? त्रिभुज जैसा, चतुर्भुज जैसा, गोलाकार जैसा, आयताकार जैसा। त्रिभुज यानी ट्रायंगल जैसा, चतुर्भुज, गोलाकार, आयताकार। अपना अपना आंसर लिखिए जल्दी जल्दी। ये रहा इसका जवाब। बिहार की आकृति चतुर्भुजकार जैसी है, यानी कि चतुर्भुज के जैसा दिखता है बिहार। अगला सवाल। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, यानी कि बिहार में कितनी भूमि है जो कृषि, जहाँ कृषि की जाती है, फसल की जाती है, यानी कि आधी, 3/4, 1/4, 100%। आधी, 3/4, 1/4, 100%। अपना अपना आंसर लिखिए। आधी के लिए ए, 3/4 के लिए बी, 1/4 के लिए सी, 100% के लिए डी। ये रहा इसका आंसर 3/4।
बिहार में 3/4 फसल उगाई जाती है। बिहार में कुल पशुधन कितने हैं? बिहार में कुल पशुधन कितना है? 407.83 लाख, 83.70 लाख, 104.70 लाख, 57.66 लाख। $407.83, 83.70, 104.70, 57.66। ये रहा इसका जवाब। 407.83 लाख पशुधन है बिहार में। अगला सवाल, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, मछली पालन करना। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मछली पालन। अपना आंसर लिखिए सब। बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, मछली पालन करना। ये रहा इसका जवाब। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना है। अगला सवाल, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? यानी कि समुद्र में जो पानी रहता है उसकी सतह सभी जगह बराबर होती है, ऊपर नीचे होती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे होती है, सभी गलत। यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सब गलत है। ये रहा इसका जवाब। बराबर, समुद्र के तल में जो जल की सतह होती है वो बराबर होती है। अगला सवाल, बीएम किसे प्रदर्शित करता है? बीएम किसे प्रदर्शित करता है? स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह, स्पॉट हाइट, समोच्च रेखा। स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह, स्पॉट हाइट, समोच्च रेखा। ये रहा इसका जवाब। तल चिन्ह। बीएम तल चिन्ह को उद्देश्य करता है। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? नहीं कि समोच्च रेखा से क्या प्रस्तुत किया जाता है? आकृति रेखाएं, उच्चावन प्रदर्शन, जल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई। आकृति रेखाएं, उच्चावच प्रदर्शन, जल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? आकृति रेखाएं, उच्चावच प्रदर्शन, जल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई। ये रहा इसका जवाब, उच्चावच प्रदर्शन। अगला सवाल, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? उस वक्त आया था कि समोच्च रेखा क्या चीज को प्रस्तुत करता है, तो उच्चावच प्रदर्शन था। अभी सर पूछा है उच्चावच प्रदर्शन की कौन सी विधि नहीं है? हैश्यूर, समोच्च रेखा, अंक विधि, रंग विधि। अपना अपना जल्दी आंसर लिखे। हैश्यूर, समोच्च रेखा, अंक विधि, रंग विधि। उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। हाँ, हैश्यूर, समोच्च रेखा, अंक विधि, रंग विधि। ये रहा इसका जवाब, अंक विधि। अगला सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था? अब ये देखिए इतिहास आ गया है। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, क्रेस्की ने। कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की में, क्रेस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? अब हम लोग इतिहास में आ गए हैं। कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, क्रेस्की ने। ये रहा इसका जवाब। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला सवाल, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1864 ईस्वी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी, 1862, 1863, 1864। ये रहा इसका आंसर। 1861 ईस्वी में रूस कृषक स्थान का अंत हो गया।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। ये रहा इसका जवाब, 1848 में। अगला सवाल, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस एक किताब का नाम है। ये इसको किसने बनाया था? कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, दोस्तोयेवस्की ने, एंजेल्स ने। वार एंड पीस एक किताब का नाम है। कहीं ये भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन एक किताब का नाम है, और वार एंड पीस रहेगा तो वो सही उत्तर है। कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, एंजेल्स। किसने इसको बनाया था? ये रहा इसका आंसर, टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस को बनाया था। मेरा अगला सवाल, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी कि रूस में जो जार कहा जाता है उसका अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का समंत, रूस का सम्राट। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। जार का अर्थ क्या होता है रूस में? चलिए अपना अपना आंसर लिखिए जल्दी। ये रहा इसका आंसर, रूस का सम्राट। ये रहा अगला सवाल, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। इंग्लैंड के लिए ए, जर्मनी के लिए बी, इटली के लिए सी और रूस के लिए डी। ये रहा इसका जवाब, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये रहा अगला सवाल, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यानी कि प्रथम इंटरनेशनल जो था उसका बैठक कहाँ हुआ था? किस देश में हुआ था? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। ये रहा इसका जवाब, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। अगला सवाल, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि अब तो इसकी बैठक कहीं वो हुई, अब ये किस वर्ष हुआ था स्थापना इसकी? 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में। 1864, 1867, 1883, 1889। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम यानी कि पहला इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में। अपना अपना आंसर लिखिए। ये रहा इसका जवाब, 1864 में। अगला सवाल, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? एक शासन जो जिसका नाम साम्यवादी था उसका पहला इस्तेमाल कहाँ किया गया था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। अपना अपना आंसर लिखें और चेक योर सेल्फ। रूस, जापान, चीन, क्यूबा। ये रहा इसका आंसर, रूस। यानी कि साम्यवादी शासन की शुरुआत यानी कि उसका पहला उपयोग रूस में किया गया था। अगला सवाल, चेक क्या है? सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। चेका लिखा गया है, चेक क्या था? चेका क्या था? हाँ, सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। ये रहा इसका जवाब, पुलिस दस्ता। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यानी कि ये यूरोपियन का समाज में नहीं था। लुई ब्लो, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। लुई ब्लो, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। लुई ब्लो, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। ये रहा इसका जवाब, यानी कि कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
यानी कि बाल सेवी क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, और नीचे वाले में मंथ नहीं दिया है, बस ईयर दिया हुआ है 1905। फरवरी 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में, अप्रैल 1917 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में बाल सेवी क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी और 1905 ईस्वी। ये रहा इसका जवाब। नंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर ले, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।